गोकुलधाम सोसाइटी के बापूजी यानी हमारे संस्कारी चंपक चाचा, क्या वो नशे में धुत है? क्या उन्होंने सचमुच पार्टी शार्टी कर ली है? ये मैं नहीं कह रहा, ये इल्जाम लगाया है दुनिया हिला देने वाले पत्रकार पोपटलाल ने। सीन बड़ा भयानक है। एक सुनसान पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग उल्टा लेटा हुआ है। कपड़े बिल्कुल चंपक चाचा वाले हैं, टोपी वही है, धोती कुर्ता वही है, भिड़े की सांसें अटकी हुई हैं, टप्पू सेना की धड़कनें रुक गई हैं। और जैसे ही पोपटलाल अपनी खोजी पत्रकार वाली नाक आगे बढ़ाता है, वो एक ऐसा खुलासा करता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। चाचा जी से तो शराब की बदबू आ रही है। सोचिए जरा, वो चंपकलाल गड़ा जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते थकते नहीं, जो जेठालाल को सिर्फ सोडा पीने पर घर से निकालने की धमकी दे देते हैं, क्या आज वो खुद टल्ली होकर सड़क किनारे पड़े हैं? या फिर कहानी में कोई और ही ट्विस्ट है? क्या ये सच में चंपक चाचा हैं या किसी ने गोकुलधाम वालों की फिरकी ले ली है? चलिए सस्पेंस का पर्दाफाश करते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। कहानी की शुरुआत होती है मंदिर के उस सीन से जहां टप्पू सेना की हालत वैसी ही हो गई है जैसे एग्जाम हॉल में बिना पढ़े दे स्टूडेंट की होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू और सोनू पांचों की पांचों आंखें फाड़ फाड़ कर मंदिर का कोना कोना छान मारते हैं। खंभों के पीछे, मूर्तियों के पास, यहाँ तक कि शायद दान पेटी के पीछे भी देख लिया होगा, लेकिन हमारे बापूजी यानी चंपक चाचा का कहीं अता पता नहीं। अब देखो, लॉजिक की बात तो ये है कि अगर कोई मंदिर में नहीं है तो वो घर गया होगा, लेकिन टप्पू सेना तो टप्पू सेना है, इन्हें तो हर बात में सीआईडी वाला सस्पेंस चाहिए। टप्पू परेशान होकर कहता है, फ्रेंड्स दादाजी यहाँ नहीं है। तभी एंट्री होती है मंदिर के पुजारी जी की। अब पुजारी जी को देखकर टप्पू को थोड़ी उम्मीद जागती है। वो सोचता है कि चलो भगवान नहीं तो भगवान के भगत से ही पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही गेम हो गया। पुजारी जी खुद टप्पू से पूछ रहे हैं कि अरे टप्पू बेटा, आज दादाजी मंदिर नहीं आए क्या? लो कर लो बात। टप्पू को लगा पुजारी जी बताएंगे और पुजारी जी टप्पू से पूछ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मरीज डॉक्टर से पूछे कि दवाई कौन से लूं और डॉक्टर कहे जो मन करे खा लो। टप्पू हैरान, गोली परेशान। टप्पू कहता है, पंडित जी दादाजी तो सुबह ही घर से निकल गए थे। पंडित जी अपनी बात पर अड़े हैं, बेटा मैं देखूं या ना देखूं, बापूजी जब भी आते हैं मुझसे मिलकर प्रसाद लेकर ही जाते हैं, आज वो आए ही नहीं। और इतना बोलकर पंडित जी तो अपने काम से निकल लिए, लेकिन टप्पू सेना के दिमाग में एक बम फोड़ गए। अब यहाँ शुरू होता है टप्पू सेना का हाई लेवल डिस्कशन। गोगी, जिसका दिमाग कभी कभी ट्यूबलाइट की तरह देर से जलता है, वो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई गोगी, तुझे कब क्या समझ आता है? गोली, जिसे टेंशन में भी भूख लगती है, वो पूछता है, अब क्या करें? पिंकू, जो हमेशा टप्पू की हाँ में हाँ मिलाने के लिए ही टीम में है, वो कहता है, हो सकता है वो सोसाइटी पहुंच गए हों। प्लान सिंपल था, सोसाइटी चलो। लेकिन तभी गोगी ने एक ऐसा लॉजिक मारा कि आइंस्टाइन भी कब्र में करवट बदल लें। गोगी कहता है, ओए रुको, अगर हम सोसाइटी गए और दादाजी यहाँ आ गए तो? मतलब गोगी को डर है कि कहीं दादाजी और टप्पू सेना के बीच लुक्का छुपी का नेशनल लेवल टूर्नामेंट न शुरू हो जाए। फिर गोली, जो कभी कभी बादाम खा लेता है शायद, उसने आइडिया दिया, टप्पू घर पे फोन लगाओ। आइडिया सॉलिड था, अगर दादाजी घर पे हैं तो फोन उठाएंगे, टेंशन खत्म। लेकिन तभी टप्पू को याद आया एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच। वो कहता है, अरे यार, घर पे तो ताला लगा है और चाबी तो मेरे पास है। अब आप सोचिए, गोकुलधाम में सिक्योरिटी के नाम पर भले ही कोई भी घुस जाए, लेकिन टप्पू को लगता है कि उसके ताले को तोड़कर दादाजी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ हमारे गोली भाई ने अपनी डिटेक्टिव गिरी झाड़ी। वो कहता है, अरे दादाजी हैं, वो दीवार फांद के या बैल्कनी से भी जा सकते हैं। मतलब गोली की नजर में चंपक चाचा स्पाइडरमैन है, जो घर की चाबी ना होने पर दीवारों पर चढ़कर घर में घुसेंगे। वाह गोली वाह। अब सवाल ये था कि कंफर्म कैसे करें, तो याद आए गोकुलधाम के गूगल यानी हमारे अब्दुल भाई। अब्दुल भाई वो शख्स हैं जिन्हें गोकुलधाम में हवा के चलने की खबर भी होती है। टप्पू ने फोन लगाया। अब सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं अब्दुल की सोडा शॉप पर। अब्दुल भाई अपनी ही धुन में है। टप्पू का फोन आता है। टप्पू सीधा पॉइंट पर, अब्दुल भाई दादाजी। अरे बेचारा अब्दुल सीधा साधा, वो कंफ्यूज हो गया। दादाजी? मेरे दादाजी? अरे अब्दुल भाई, तुम्हारे दादाजी को टप्पू क्यों ढूंढेगा? टप्पू ने क्लियर किया कि वो चंपक चाचा की बात कर रहा है। अब्दुल हंसते हुए कहता है, अरे वो तो घर पे होंगे। लेकिन जब टप्पू बताता है कि घर पे ताला है और मैं चाबी लेकर घूम रहा हूँ, तब अब्दुल की हंसी गायब हो जाती है। अब्दुल कंफर्म करता है कि उसने चाचा जी को सोसाइटी में आते हुए नहीं देखा। टप्पू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बापूजी सुबह पार्क गए, मंदिर नहीं पहुंचे, सोसाइटी नहीं आए, तो गए कहाँ? क्या गोकुलधाम के बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गए? तभी अब्दुल को एक चमत्कारी याद आती है। वो कहता है, एक मिनट, याद आया। टप्पू सेना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब्दुल तो अब्दुल है,
है। वो कहता है, मुझे याद आया कि मैं बाजू वाली सोसाइटी में डिलीवरी देने गया था, शायद तब चाचा जी आ गए हों। मतलब टप्पू सेना को लगा कि सुराग मिल गया और अब्दुल बता रहा है कि वो खुद कहाँ बिजी था। हद है। फिर अब्दुल एक और थ्योरी देता है, हो सकता है चाचा जी अंजलि भाभी के घर बैठे हों। टप्पू का दिमाग चला, हाँ हो सकता है अंजलि आंटी ने उन्हें चाय नाश्ते पर रोक लिया हो। और जैसे ही नाश्ता शब्द आया, गोली के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे अंधेरे कमरे में 100 वॉट का बल्ब जल गया हो। गोली को चाचा जी की चिंता कम और उस काल्पनिक नाश्ते की चिंता ज्यादा होने लगी। लेकिन अफसोस, अब्दुल ने वो उम्मीद भी तोड़ दी। उसने बताया कि अंजलि भाभी तो घर पे हैं ही नहीं, उसने खुद उन्हें बाहर जाते देखा था। सारे दरवाजे बंद। अब अब्दुल ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया जो हर मुसीबत में गोकुल धाम वाले चलाते हैं। भिड़े भाई को फोन लगाओ, गोकुल धाम में नल में पानी ना आए या एलियन आ जाए, फोन तो एकमेव सेक्रेटरी को ही जाता है। टप्पू डरते डरते भिड़े को फोन लगाने की तैयारी करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं भिड़े के घर। ओहो हो, यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। भिड़े आज एकदम रोमियो बना हुआ है। हाथ में इस्त्री है, सामने कुर्ता है और आंखों में माधवी भाभी के लिए प्यार है। बैकग्राउंड में अदृश्य वायलिन बज रहे हैं। भिड़े माधवी को ऐसे देख रहा है जैसे वो इस्त्री नहीं बल्कि माधवी के लिए ताजमहल बना रहा हो। भिड़े डायलॉग मारता है, काश मैं दिए की बाती होता। माधवी बेचारी प्रैक्टिकल औरत, वो कहती, अहो बातें कम करो, इस्त्री पे ध्यान दो। भिड़े फिर फिल्मी लाइन चेपता है, वही तो कर रहा हूँ, इस्त्री यानी इस्त्री पर ही तो ध्यान दे रहा हूँ। उफ, इतनी गंदी लाइन पर तो इस्त्री को भी गुस्सा आ गया और वही हुआ। भिड़े का ध्यान माधवी के चेहरे पर और गरम गरम इस्त्री कुर्ते के ऊपर। तभी धुआं उठा। माधवी चिल्लाई, जड़ता है काका, जड़ता है। भिड़े हड़बड़ा गया। वो कुर्ता जो शायद वो पहनकर आज खुद को हीरो समझने वाला था, अब उस पर एक ब्राउन रंग का मेडल छप चुका था। भिड़े फिर भी अपनी गलती नहीं मानता, कहता है, कुछ कुछ होता है माधवी, तुम नहीं समझोगी। अरे भिड़े भाई, कुर्ता जल गया, पैसे बर्बाद हो गए और तुम्हें शाहरुख खान बनने का सूझ रहा है। मिडिल क्लास आदमी का कुर्ता जल जाए तो उसे रात भर नींद नहीं आती और यहाँ भिड़े रोमांस झाड़ रहा है। तभी इस रोमांस के कबाब में हड्डी बनकर बजती है माधवी के फोन की घंटी। स्क्रीन पर नाम चमकता है टप्पू। भिड़े का मुंह ऐसे बन जाता है जैसे करेला खा लिया हो। ये टप्पू भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही फोन करता है। भिड़े को लगता है कि शायद क्रिकेट खेलते हुए किसी का कांच फोड़ दिया होगा। वो एकदम कड़क आवाज में फोन उठाता है, हाँ बोलो। लेकिन उधर से टप्पू नहीं, सोनू की आवाज आती है। बाबा मैं बोल रही हूँ। भिड़े पिघल जाता है, सोनू बेटा, तुम टप्पू के फोन से, और हो कहाँ तुम? जब सोनू बताती है कि वो मंदिर में है तो भिड़े का पितृ हृदय धक धक करने लगता है। मंदिर में टप्पू के साथ? हे भगवान! भिड़े को शायद लगा होगा कि कहीं ये दोनों गुपचुप शादी वादी तो नहीं कर रहे। लेकिन जब सोनू बताती है कि हम दादाजी को ढूंढ रहे हैं तो भिड़े का रोमांस और शक दोनों हवा हो जाते हैं। क्या चाचा जी गायब है? भिड़े और माधवी दोनों सन। माधवी पूछती है, कुठे गेले? भिड़े को झटका लगता है। वो टप्पू को डांटता है, अरे तो तुम लोग मंदिर में क्या कर रहे हो, घर जाओ ना। टप्पू समझाता है कि घर पे ताला है, जेठालाल लोनावला गया है। अब भिड़े के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। जेठालाल गायब काम से, चंपक चाचा गायब पता नहीं कहाँ, और घर की चाबी टप्पू की जेब में। भिड़े अपना सिर पकड़ लेता है। ये गड़ा परिवार भी ना, एक को घूमने का शौक है, एक को गुम जाने का शौक है, और भुगतना मुझे पड़ता है। बेचारा भिड़े। भिड़े टप्पू को ऑर्डर देता है, तुम लोग वहीं रुको, मैं सोसाइटी में चेक करता हूँ। तभी गोली पीछे से चिल्लाता है, हम प्रार्थना करेंगे। भिड़े चिढ़कर कहता है, हाँ करो, लेकिन आंखें खोल कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आंखें बंद करो और चाचा जी सामने से निकल जाए। गोली का लॉजिक फिर जागता है, लेकिन प्रार्थना तो आंखें बंद करके होती है ना। भिड़े का मन कर रहा था कि फोन में घुसकर गोली को एक थप्पड़ लगाए। वो समझाता है, अरे मेरे बाप, अभी डिटेक्टिव मोड ऑन रखो। फोन कटता है। भिड़े टेंशन में है। वो माधवी से कहता है, मैं अभी जाकर देखता हूँ, और हड़बड़ाहट में वो अंदर भागता है कपड़े बदलने। अंदर से आवाज आती है, ये जिम्मेदारी भी ना सरदर्द है। बेचारा भिड़े, संडे हो या मंडे, इसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद भिड़े बाहर आता है। उसने कुर्ता तो पहन लिया है, लेकिन शायद टेंशन में पजामा पहनना भूल गया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। वो माधवी से पूछता है, मेरी कुर्ती? माधवी चौंक जाती है, आप मेरी कुर्ती पहनोगे? भिड़े की जुबान फिसल रही है टेंशन में। वो कहना चाहता था कुर्ता, लेकिन मुंह से निकल गया कुर्ती। माधवी भी सोच रही होगी कि आज ये आदमी पक्का पागल हो गया है। खैर, जैसे तैसे भिड़े तैयार होकर मिशन चंपक पर निकलता है। सबसे पहले वो पहुंचता है रोशन भाभी के घर। दरवाजा खटखटाया। रोशन भाभी, जो हमेशा ऐसे एनर्जी में रहती हैं जैसे अभी अभी रेड बुल पिया हो, दरवाजा खोलती हैं। ओ हाय भिड़े भाई, आवो नी आवो नी। भिड़े हाथ जोड़ लेता है। भाभी, चाय पानी बाद में, पहले ये बताओ बापूजी यहाँ हैं क्या? रोशन भाभी मना करती हैं।
जब भिड़े बताता है कि बापूजी सुबह से गायब हैं, तो रोशन भाभी के मुंह से निकलता है वो शब्द जिससे भिड़े को हार्ट अटैक आ सकता है। हे भगवान, कहीं चाचा जी खो तो नहीं गए? जैसे ही भिड़े खो शब्द सुनता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं, जब जब चाचा जी खोए थे और भिड़े की शामत आई थी। वो चीखता है, ए रोशन भाभी, प्लीज वो शब्द मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। रोशन भाभी माफी मांगती हैं, लेकिन भिड़े का बीपी बढ़ चुका है। वो वहां से भागता है। अगला स्टॉप कोमल भाभी का घर। दरवाजा खुलता है, भिड़े वही सवाल पूछता है। कोमल भाभी भी वही जवाब देती हैं, नहीं देखा। और फिर वही ड्रामा। कोमल भाभी भी इमोशनल होकर बोलती हैं, कहीं चाचा जी। भिड़े उन्हें वाक्य पूरा ही नहीं करने देता। बस कोमल भाभी, वो ख वाला शब्द डिक्शनरी से डिलीट कर दो अभी के लिए। भिड़े वहां से निकलता है। फिर उसे मिलती है सोसाइटी की एक और मेंबर। उनसे भी वही सवाल, वही जवाब और वही खो जाने का डर। भिड़े को अब लगने लगा है कि पूरी सोसाइटी मिलकर उसे डराने की साजिश कर रही है। निराश होकर भिड़े पहुंचता है अय्यर घाई के घर। बबीता जी बालकनी में कॉफी पी रही हैं। आहा, भिड़े का टेंशन 50% तो बबीता जी को देखकर ही कम हो गया होगा। वो बड़ी नरमी से अपनी आवाज में मिश्री घोलकर पूछता है, गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी पूछती हैं, क्या हुआ भिड़े भाई? भिड़े अपना दुखड़ा रोता है। बबीता जी को भी चिंता होती है, लेकिन बबीता जी ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं। वो एक सॉलिड सुराग देती हैं। भिड़े भाई, आपने पोपटलाल के घर चेक किया? बापूजी को पोपटलाल की मसाला चाय बहुत पसंद है। भिड़े जी आंखों में चमक आ जाती है। अरे हाँ, पोपटलाल, वो दुनिया हिलाने वाला पत्रकार। भिड़े बबीता जी को थैंक यू बोलकर पोपटलाल के घर की तरफ दौड़ता है। पोपटलाल के घर के बाहर पहुंचकर भिड़े देखता है, ताला, बड़ा सा ताला। भिड़े की उम्मीदें फिर से क्रैश हो जाती हैं। हे भगवान, अब चाचा जी कहाँ गए? क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया? भिड़े हताश होकर नीचे कंपाउंड में आता है। तभी सामने से अपनी दुनिया में मस्त छाता घुमाते हुए पोपटलाल एंट्री मारता है। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी है जैसे आज उसकी शादी पक्की होने वाली हो। भिड़े उसे रोकता है। पोपटलाल अकड़ कर पूछता है, क्या है? मेरे लिए रिश्ता आया है क्या? इस आदमी को देखो, दुनिया में प्रलय आ जाए, सुनामी आ जाए, इसे बस रिश्ता ही दिखता है। भिड़े झुंझला कर कहता है, अरे भाई, हर वक्त शादी वादी नहीं, यहाँ बापूजी गायब हैं। पोपटलाल पहले तो भाव नहीं देता, कहता है जहां गए होंगे आ जाएंगे। लेकिन जब भिड़े उसे बताता है कि वो सुबह से गायब हैं, तो पोपटलाल की भी हवा टाइट हो जाती है। क्या मतलब चाचा जी खो गए? भिड़े फिर चिल्लाता है, मैंने मना किया था ना वो शब्द बोलने से। पोपटलाल तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। चल भिड़े, सखाराम निकाल, आज मैं अपनी खोजी पत्रकारिता का जौहर दिखाऊंगा। अब दृश्य देखने लायक है। भिड़े का विंटेज स्कूटर सखाराम, जिसे स्टार्ट होने में भी नखरे होते हैं, उस पर भिड़े बैठा है और साइड कार में पोपटलाल हाथ में अपना छाता ऐसे पकड़े हैं जैसे मशीन गन हो। दोनों दादा दादी पार्क की तरफ निकलते हैं। रास्ते में अब्दुल की दुकान पर रुकते हैं। अब्दुल भी साथ जाने की जिद करता है, लेकिन पोपटलाल उसे वहीं रोक देता है। नहीं, हम वहां गए और चाचा जी यहाँ आ गए तो तू यहीं रुक और पहरेदारी कर। अब्दुल मान जाता है। या अल्लाह, खैरियत रखना। और अब दोस्तों, आता है वो क्लाइमैक्स जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। भिड़े, पोपटलाल और टप्पू सेना दादा दादी पार्क में जमा होते हैं। सब लोग पागलों की तरह लोगों को फोटो दिखा दिखाकर पूछ रहे हैं, आपने इन्हें देखा है? गांधी टोपी, धोती कुर्ता, चश्मा। ज्यादातर लोग मना कर देते हैं, लेकिन तभी एक आदमी, जो शायद फरिश्ता बनकर आया था, वो इशारा करता है। हाँ, वो हुलिये वाले बुजुर्ग को मैंने उस कोने में पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा है। सबकी सांसें थम जाती हैं। टप्पू सेना और भिड़े पोपटलाल उस पेड़ की तरफ दौड़ते हैं जैसे मैराथन दौड़ रहे हों। वहां पहुंचकर जो नज़ारा दिखता है वो दिल दहला देने वाला है। एक आदमी पेड़ की छांव में उल्टा पड़ा है, कपड़े बिल्कुल बापूजी जैसे, कोई हलचल नहीं। भिड़े धीरे से उसके पास जाता है, हाथ बढ़ाता है उसे हिलाने के लिए। काका, चाचा जी। तभी पोपटलाल, जो हमेशा चीज़ों को सूंघने में माहिर है, चाहे वो खबर हो या कुछ और, वो अपनी नाक सिकोड़ लेता है। वो अपनी नाक पर रुमाल रखता है और एक ऐसा डायलॉग बोलता है जिसने पूरी इज्जत का कचरा कर दिया। छी भिड़े, चाचा जी से तो पार्टी शार्टी की बू आ रही है। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। टप्पू, सोनू, गोली, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। क्या बापूजी और शराब? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में बापूजी हैं? क्या उन्होंने गम भुलाने के लिए बोतल खोल ली, या फिर ये कोई ऐसा आदमी है जिसने बापूजी के कपड़े पहन रखे हैं? भिड़े उस आदमी को पलटाने वाला है, चेहरा सामने आने वाला है, लेकिन दोस्तों, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।